लाहौर पुलिस ने कितने मुकदमा दर्ज किए और पीका एक्ट के तहत कितने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में आप कामयाब हुए? और इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसको देख रही है। तमाम हमारे जो बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पर भी इस पे काम शुरू हो चुका है। डिजिटल क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस क्या कर रही है, लाहौर पुलिस क्या कर रही है? इसमें जो ज़्यादा टेक्निकल किस्म के केसेस हैं, जैसे डीप फेक वीडियो है उसको, तो अब तक हमने ऑलमोस्ट 35 केसेस जो हैं वो लाहौर में रजिस्टर किए हैं और उनकी तफ्तीश भी जारी है। उसमें जो हमें टेक्निकल असिस्टेंस है वो यकीनन पीटीए की तरफ से और एफआईए की तरफ से मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमाद असलम। नाजरीन, लाहौर शहर पाकिस्तान का एक बड़ा शहर है और यहाँ पर जो क्रिमिनल्स हैं उसी तरह शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं और उनसे लूटमार करते हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस की जिम्मेदारी शहरियों के जान माल को तहफ़्फ़ुज़ देना है। क्या पुलिस अपना वो किरदार अदा कर रही है? ये और बहुत कुछ जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद। इनसे जानेंगे। और जो लाहौर पुलिस के लिए चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन एक और चैलेंज इनकी चैलेंजेस में शामिल हो चुका है। वो चैलेंज क्या है? वो चैलेंज है साइबर क्राइम यूनिट का क्या अमल में लाया गया है, क्यों लाया गया है? ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ज़ेर साया साइबर क्राइम यूनिट काम कर रहा है, और अब पुलिस में इसका क्याम क्यों अमल में लाया गया है, ये सारी बातें हम जानेंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद से। हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाया है, पुलिस में साइबर क्राइम का जो क्याम है वो अमल में लाया गया है। इस यूनिट की तश्कील के बाद लाहौर पुलिस ने कितने मुकदमा दर्ज किए और पीका एक्ट के तहत कितने मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान को सज़ा दिलवाने में आप कामयाब हुए? देखें, जो आपने साइबर क्राइम यूनिट की बात की, यस, ये इस्टेब्लिश हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसको देख रही है। तमाम हमारे जो बाकी दीगर डिस्ट्रिक्ट्स हैं पंजाब के, वहाँ पर भी इस पे काम शुरू हो चुका है। अब इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि कौन से केसेस ऐसे हैं जिसको पुलिस देख रही है। इसमें हमारे पास मल्टीपल कंप्लेंट्स पहले आती थी, जिसमें हरासमेंट की भी कंप्लेंट्स होती थी, फाइनेंशियल फ्रॉड की भी होती थी अगला और सवाल। ऐसी फेक वीडियोस की भी होती थी, जिसमें चीज़ें अपलोड करके दूसरों को डिफेम किया जाता था। तो पुलिस के पास क्योंकि काफ़ी सारी आती थी, हम इनको एफआईए को रेफर करते थे। फिर गवर्नमेंट ने इसमें एक पीका एक्ट में अमेंडमेंट की और पुलिस को भी ऑथराइज कर दिया कि आप इसमें तफ्तीश कर सकते हैं। तो अब तक हमने ऑलमोस्ट 35 केसेस जो हैं वो लाहौर में रजिस्टर किए हैं और उनकी तफ्तीश भी जारी है। उसमें जो हमें टेक्निकल असिस्टेंस है वो यकीनन पीटीए की तरफ से और एफआईए की तरफ से मिल रही है। इसमें जो ज़्यादातर केसेस हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड के हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास हैरासमेंट के केसेस हैं और थर्डली हमारे पास डिफेमेशन के केसेस हैं। डिजिटल क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इसकी रोकथाम के लिए आप पंजाब पुलिस क्या कर रही है, लाहौर पुलिस क्या कर रही है, और शहरी इस तरह के क्राइम से किस तरह बच सकते हैं, किस तरह महफूज रह सकते हैं? देखें, अगर हम क्राइम की हिस्ट्री देखें तो हमेशा से ये रहा कि पहले टेलीफोन नंबर होता था जिससे क्राइम को ट्रेस किया जाता था। फिर हमारे मोबाइल्स आए, फिर उसमें फर्दर जो हमारी रिसर्च हुई, इसमें हमें काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ जो है हमारी टेली कम्युनिकेशन कंपनीज़ ने भी दी, जिसमें सीडीआर आ जाती थी। फिर जियो फेंसिंग होना शुरू हो गई। अब जो सोशल मीडिया का दौर है, एक नया चैलेंज है जो क्रिमिनल्स को हमने हैंडल करना है उसके लिए। अब सोशल मीडिया पे जो डीप फेक वीडियो है, ये तो काफ़ी आगे का स्टेप है। नॉर्मल वीडियो भी बनाकर उसको इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है ये अपनी अथॉरिटी को या तो मिसयूज़ कर रहा है या इम्पर्सनेट कर रहा है और वो थ्रेट कर रहा है। इस किस्म के हमारे पास इनिशियली केसेस आना शुरू हुए। फिर सेकेंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें चीज़ आई वो थी वुमेन हरासमेंट की। उसमें हमारे जो एंटी रेप एक्ट है उसमें भी अमेंडमेंट हुई और पीका में भी इसीलिए अमेंडमेंट की गई ताकि हम जो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम है उसको फैसिलिटेट कर सकें। इसमें जो ज़्यादा टेक्निकल किस्म के केसेस हैं, जैसे डीप फेक वीडियो है, उसको अगर हमारा आईओ उसको नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि इसमें कोई ऐसी चीज़ है, अमेंड किया गया है, वॉइस जो है वो किसी और बंदे की यूज़ की गई है, वीडियो किसी और की अटैच कर दी गई है, तो इसमें हमारे लिए टेक्निकल असिस्टेंस के लिए, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एफआईए भी मौजूद है, पीटीए भी मौजूद है और पीएफएसए भी मौजूद है, जिनको हम वीडियोस भेजते हैं और वो हमें अपना एक्सपर्ट ओपिनियन इसमें देती हैं कि आया इसमें कोई एडिटिंग हुई हुई है या ये ओरिजिनल वीडियो है। सर, इसी इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। फेक मैसेजेस और डी फेक वीडियोस, ये भी आप लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। डिजिटल क्राइम में इजाफा होता चला जा रहा है और शहरी अब महफूज नहीं है, और अगर उनको कॉल आती है तो उनको टारगेट कर लिया जाता है, उनसे पैसे बटोर लिए जाते हैं। अगर उनकी वीडियो एडिटेड होके एआई जनरेटेड है या जो भी है, उसको किसी भी तरह एडिट करते हैं और वो फैला देते हैं,
तो इस तरह नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, माशरे में बिगाड़ बढ़ता चला जा रहा है। पुलिस क्या करेगी अब? पुलिस में जो ये अमेंडमेंट हुई है पिक एक्ट के तहत, पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है, तो इसको मजीद क्या किस तरह एलेबोरेट करते हैं? विक्टिम्स हर तरह के हैं। देखें, क्योंकि उसकी कैटेगरीज मुख्तलिफ हैं। जो हरासमेंट वाले केसेस हैं, यकीनन उसमें ख़वातीन विक्टिम्स हैं, या छोटे बच्चे विक्टिम्स हैं, या दूसरा जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है उसमें कोई भी लेमैन, कोई भी पाकिस्तानी जो है वो हमारा इसमें विक्टिम हो सकता है, जिसको जायज़ कैश पे या किसी और तरीके से फेक मैसेज भेज के और उससे पैसे लिए जाते हैं, या इस किस्म के इनामी प्रोग्राम है, उसमें आपका फला फला इनाम निकल आया और फिर उससे पैसे बटोरे जाते हैं। तो इसमें ये वाली चीज़ है। एक एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना पब्लिक को भी करना पड़ता है, आवाम को भी करना पड़ता है, और शहरी बड़ी तादाद में इस क्राइम में मुतासरीन की शक्ल में सामने आ रहे हैं। कोई भी फ्रॉड या फ्रॉडिया या किसी भी तरह राब्ता करता है, फ़ोन नंबर पता नहीं किस तरह वो हासिल कर लेता है, वो उनके ख़ानदान से राब्ता करता है और बताता है कि हम पुलिस वाले हैं। वो जाली पुलिस वाले हैं, असली पुलिस वाले ये तो नहीं। अब वो तो जब आप कार्रवाइयाँ करेंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन हम उनको ये कहते हैं कि वो पुलिस वाले बनकर कॉल करते हैं, और उनको इस तरह टारगेट किया जाता है कि उनका बच्चा, अगर आप रकम नहीं अदा करेंगे तो उसकी डेड बॉडी मिलेगी। तो इस तरह के मैसेजेस, इस तरह के फ़ोन कॉल्स आने पर शहरी किस तरह मोहतात रहें, ताकि अगर उनका बच्चा घर पर है और वो धोखे में पता किए बगैर ट्रांसफ़र कर देते हैं अमाउंट, जबकि बच्चा घर पे है, उनके पास नहीं है, लेकिन उन्होंने ट्रैप कर लिया, तो किस तरह मोहतात रहें शहरी, ये ज़रा बताइएगा। और पुलिस क्या कर रही है? ये वाली वारदातें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये आज से नहीं, एक तकरीबन 3-4 साल से ये वाला जो मॉडस ऑपरेंडी है ये क्रिमिनल्स यूज़ कर रहे हैं। वो किसी को भी कॉल कर देते हैं और उन्हें ये कहते हैं कि आपका बेटा या कोई फलां रिश्तेदार जो है वो, नाम नहीं लेते, बेटा ये हमारी कस्टडी में और आप इसके लिए इतने पैसे भेजें तो फिर हम इसको रिलीज़ कर देंगे। कहीं वो पुलिस बनकर इम्पर्सनेट करते हैं, कहीं वो कोई नोबल जेंटलमैन बन के इम्पर्सनेट करते हैं कि जी मेरे इतने पैसे ड्यू थे, ये इसने देने, तो ये मेरे पास बैठे, आप देंगे तो फिर हम इसको भेजेंगे। और इस तरीके से आपको एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, पेरेंट्स के लिए या किसी भी रिलेटिव के लिए अपने जो इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो सुनकर अक्सर इस तरह से होता है कि जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, वो फौरी तौर से कुछ पैसे भेज देते हैं अगर उनका बच्चा घर में नहीं होता। लेकिन ये भी एक जो है आप समझ लें कि ऑडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड की होती हैं और फिर वो इस तरीके से आगे भेज देते हैं। जो बच्चे से बात कराते हैं वो काफ़ी कम केसेस में इस तरह हुआ है कि बच्चे तक वो पहुंच जाए, सिर्फ वो नाम उनके पास अगर हो तो भी वो डाटा को यूज़ कर देते हैं। जी, दूसरी तरफ आते हैं। अब चूँकि साल का इख्तिताम है, और साल 2024 में पुलिस ने कत्ल की कितनी वारदातों को ट्रेस किया, और कत्ल की वजूहात क्या थीं, क्यों कत्ल हुए, और तादाद क्या है गिरफ्तारियों के हवाले से? इस हवाले से भी बताइए। देखें, जो मर्डर्स हैं वो क्योंकि सबसे हीनियस क्राइम हम समझते हैं, अगर कोई भी ऑफेंडर उसको कमिट करता है। अब इसमें मल्टीपल रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो मर्डर्स होते हैं, लेकिन सबसे चैलेंजिंग जो है उसमें ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना होता है। और ब्लाइंड मर्डर जो है, हमने हमारी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस है वो पंजाब की और ख़ासकर लाहौर की जो स्पेशलिटी है वो इन्वेस्टिगेशन विंग है जो अपने इस किस्म के केसेस को ट्रेस करती है। तो ब्लाइंड मर्डर और मर्डर्स के मिला के हमने ऑलमोस्ट 80% केसेस जो हैं वो रिजॉल्व कर दिए हैं। बाकी जो रिसेंट लास्ट 2 मंथ्स के केसेस हैं वो कुछ हमारे अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनको हम विद इन 15 to 20 डेज जो है वो ट्रेस कर लेंगे। कत्ल के पीछे कोई वजूहात तो होंगी, वो मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश क्या इंकशाफात किए? ज़्यादातर मर्डर क्यों हुए, कत्ल क्यों हुए? कुछ सोशल इश्यूज थे हमारे पास जो ब्लाइंड मर्डर हुए, कुछ फैमिली डिस्प्यूट्स थे जिसमें ब्लाइंड मर्डर हुए, कुछ इस किस्म के भी थे कि ऑनर किलिंग के केसेस थे जिसमें वो ब्लाइंड मर्डर हुआ, लेकिन वो बड़ा इमीडिएटली ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि उसमें पूरी जो है एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो किया जाता है। और जो ब्लाइंड मर्डर दूसरे जो मैं फैमिली इशूज में बता रहा हूँ वो थोड़ा सा हमारे लिए टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि एक तो फैमिली उसमें एग्रीव भी होती है, फिर वहाँ से इन चीज़ों को ट्रेस करना कि कौन सा नियरेस्ट ऐसा फैमिली मेम्बर है या एम्प्लॉई है या कोई उनका सर्वेंट है जिसने ये कमिट किया है, तो उसको ट्रेस करना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। क्योंकि एक तो जो फैमिली है वो डिस्ट्रेस में होती है कि पहले उनका एक मर्डर हो गया, फिर वहीं से एक बंदे को ट्रेस करना मुश्किल होता है। कई ऐसे केसेस भी हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट बताते खुद है वही उसमें हमारा ऑफेंडर निकला है, और वो हमने मीडिया के साथ भी शेयर किया है ताकि सोसाइटी की रहनुमाई हो सके कि किस किस चीज़ों को उन्होंने अवॉइड करना है और किस तरीके से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है या अपने जो विक्टिम था उसमें उसको प्रोटेक्ट करना है।
पुलिस की ज़िम्मेदारी है शहरियों के जान-माल को तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन पुलिस अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा भी उठाती है। इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए किसी भी शहरी को, किसी भी बेगुनाह शहरी को उठा लेती है और उसको उसके घरवालों को ब्लैकमेल किया जाता है। आप बल्कि उनको ऐसा फ़ील कराया जाता है कि उसने जुर्म किया है और बदले में अगर आपने रकम अदा ना की, पुलिस वाले ही भत्ता माँग रहे होते हैं और बहुत से केसेस सामने भी आए। पुलिस ने मुकदमात का इंदराज भी अमल में लाया। ऑपरेशंस पुलिस की तरफ से मुकदमात का इंदराज अमल में लाने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने पुलिस रूल्स के मुताबिक क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई? इसमें देखें हमारी तो बड़ी क्लियर कट पॉलिसी है। इसमें जो हमारे पुलिस रूल्स हैं 1934 के, उसमें एक पूरा चैप्टर है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ये पे, सवाल दोबारा करते हैं। जो डिपार्टमेंटल एक्शन लेने के लिए जो अथॉरिटी है वो किस लेवल के ऑफिसर की होगी, वो उसमें बड़ा क्लियरली हमें बता देता है। बट इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो इसमें कंप्लेनेंट होते थे वो ये कहते थे कि जो डिपार्टमेंटल एक्शन तो आपने ले लिया, बट क्रिमिनल एक्शन कहाँ है। वो क्रिमिनल एक्शन के लिए जो पुलिस ऑर्डर हमारा है 2002 में, उसकी जो हमारा आर्टिकल 155 है उसमें बड़ा क्लियर दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस होंगे जो पुलिस ऑफिसर अगर अब्यूज ऑफ अथॉरिटी करता है या मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ आप वो एफआईआर उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है, कोई भी अगर हमारा पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंस में इन्वॉल्व होता है तो हम उसके खिलाफ ना सिर्फ ये कि उस सेक्शन में प्रोसीड करते हैं, बल्कि जो पीनल कोड के सेक्शन हैं वो भी हम उसमें ऐड करते हैं एफआईआर में। पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, जानो-माल को महफ़ूज़ बनाना। लेकिन लाहौर पुलिस ख़ास तौर पर देखें, लाहौर पुलिस ने अपने ही पुलिस मुलाज़मीन के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज किए हैं। 100 से ज़ायद मुकदमा दर्ज किए हैं। इख्तियारात से तजावुज़ और करप्शन की बुनियाद पर उनको मुकदमात का सामना करना पड़ा है। ये जो पुलिस मुलाज़मीन जिन पर मुकदमात का इंदराज अमल में लाया है, ऑपरेशन पुलिस की तरफ से मुकदमात का इंदराज अमल में लाने के बाद ये तफ्तीश अब इन्वेस्टिगेशन विंग के पास आ चुकी है। पुलिस रूल्स के मुताबिक पुलिस मुलाज़मीन के खिलाफ किस पैमाने पर कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई, हम देखते हैं कि वही पुलिस मुलाज़मीन दोबारा महकमे का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, अगर क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी आप पढ़ेंगे तो क्राइम हमेशा इसी तरीके से होता है। और हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ की आबादी आप देख लें कि कितनी ज़्यादा है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हब ऑफ पुलिसिंग जो पंजाब पाकिस्तान में है वो लाहौर ही है। यहाँ ही ज़्यादा टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं। छोटे से 1000 रुपये पे भी मर्डर हो जाता है और वो बढ़ते 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 दुश्मनी ऐसी होती है कि वो नस्ल दर नस्ल चल पड़ती है। तो हम इस पे बड़ी वर्किंग करते हैं। हमारी हमारी अपनी सिक्योरिटी ब्रांच है, हमारी डीआईबी ब्रांच है, पुलिस में हमारी इन्वेस्टिगेशन में सीआरओ ब्रांच है। हम पूरा वर्किंग इन पे करते रहते हैं कि कौन कौन किस वक्त एक्टिव हो रहा है। और पूरी हमारी कोशिश होती है कि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो हाई प्रोफाइल जिसकी वजह से आवाम में खौफ व हिरास फैले। ये जो आपने इंसिडेंट्स की बात की, यकीनन ये पुरानी दुश्मनियां चल रही थी और पुलिस ने इन केसेस को इन्वेस्टिगेट करके जितने भी रिस्पॉन्सिबल इसमें ऑफेंडर्स थे उन सब के चालान जो है वो कॉम्पिटेंट कोर्ट में जमा करवा दिए और मैक्सिमम अरेस्ट भी इंश्योर किए और बड़े ही हमने मेरिट पे वाली तफ्तीशें अपनी फाइनल की। कत्लो गारत के वाक़यात जो बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें शूटर्स का भी बड़ा एक नेगेटिव रोल है। वो ये है कि अब शूटर्स लाहौर में हमें पनपते नज़र आते हैं और पुलिस की नज़रों से ओझल क्यों रह जाते हैं। और ऐसे शूटर्स भी हैं जो मामूली से नशे के लिए भी किसी की जान ले लेते हैं। और इस तरह के शूटर्स की तादाद बढ़ती चली जा रही है। इसमें कमी लाने के लिए, इसके खात्मे के लिए पुलिस क्या कर रही है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने जो कत्ल की वारदातें रुनमाई, उसके पीछे शूटर्स भी होंगे। कुछ ऐसे दुश्मनियों के बायस भी जान से चले गए। तो शूटर्स गिरफ्तार हुए। इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंटी रेप एक्ट है जो कि रिसेंटली इम्प्लीमेंट हुआ है। उसमें सबसे पहले तो हमने अपने यूनिट्स बनाए और पूरे पंजाब में यूनिट्स बने, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए वाला एक्ट आया था। तो पंजाब में हर डिस्ट्रिक्ट में, उसी तरीके से लाहौर में हमारे 7 यूनिट्स हैं। अब हम इसका मजीद इस तरह कर रहे हैं कि इसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजीद नीचे तक लेकर जा रहे हैं ताकि हमारा जो थाना लेवल है वो इस पे अपने केसेस को देखे और वहाँ पर हमारे जो एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर इसकी तफ्तीश करे। उनके साथ जो है हमारी फीमेल सब इंस्पेक्टर या एएसआई वो भी अटैच हो, क्योंकि इसमें जो मोस्टली विक्टिम्स हैं एंटी रेप एक्ट में वो यकीनन ख़वातीन होती हैं। तो उनसे काफ़ी सारे उनके ऐसे इशूज़ होते हैं कि अगर उनके साथ ख़वातीन अटैच ना की जाएँ तो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि इन्वेस्टिगेशन से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिलेटेड होती हैं, वो सामने नहीं आती, वो फिगर आउट नहीं होती, जिससे इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। अब जो इसमें मजीद तब्दीली की गई है वो ये है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि इसके जो 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2, उसके जो ऑफेंसेस हैं उसमें जितनों में सेशन ट्रायल है वहाँ एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर जो है वो इन्वेस्टिगेट करें। हमने मजीद अपनी मैन पावर भी इसमें पोस्ट कर दी है। मजीद जो हमें फैसिलिटीज़ मिलेंगी हमारे सीनियर कमांड की तरफ से वो भी हम इसमें
उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि वो मेरिट पे तफ्तीश करके हमारी जो विक्टिम्स हैं, कंप्लेनेंट हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके पे इंसाफ दे सकें। दूसरा जो आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग कि अगर कोई झूठी एफआईआर करवाता है तो वो बड़ा क्लियर है इस एंटी रेप एक्ट में कि अगर कोई आईओ भी गलत तफ्तीश करता है, नाकिस तफ्तीश करता है, तो उसके खिलाफ भी पीनल उसमें पेनल्टी दी गई है। और अगर कोई झूठी एफआईआर करवाता है तो उसके लिए भी उसमें पेनल्टी दी गई है, जो 3 साल जो है वो कैद है। मौजूदा सूरत पर नज़र डालें। आज के दिनों में अगर बात कर ली जाए तो फॉग और स्मॉग बड़ी तेज़ी से लाहौर में फैल रही है और इसका फ़ायदा डाकू चोर उठाते हैं। शहरियों को टारगेट करने का एक बड़ा आसान हदफ हो जाता है। फॉग और स्मॉग में नज़र नहीं आता, पहचान नहीं होती डाकू चोरों की कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो इस मौके पर पुलिस गश्त की सूरत को बेहतर तो बनाती है, लेकिन गिरफ्तारियां क्यों नहीं हो पाती? क्या सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है? मुल्ज़मान बासानी फरार हो जाते हैं और उनकी तलाश पुलिस के लिए चैलेंज क्यों बनती चली जा रही है? और शहरी किस तरह महफूज रह सकते हैं फॉग और स्मॉग के दौरान? देखिए, फॉग के दिनों में यकीनन क्राइम जो है जिसमें स्नैचर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम है और जो हमारी जो भी आवाम है, जब वो ड्राइव कर रही होती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, तो बड़ा ईजी होता है उनको। तो आउटस्कर्ट्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर यकीनन हम ये एडवाइस करेंगे कि डे टाइम में आप ट्रैवल करें। रात को भी अगर आप ट्रैवल करते हैं, अगर आपके पास कैश ज़्यादा है या आप किसी शादी पे जा रहे हैं, तो आप ज़रूर इंटीमेट करें नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को, ताकि वो वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग भी रखें और ताकि इस किस्म की कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। एक चीज़ इसमें, दूसरी चीज़ जो आपने दूसरे फैक्टर्स की बात की, यकीनन जो क्राइम है वो उधर का रेजिडेंट जो है अपने एरिया में क्राइम नहीं करता, वो दूसरे एरिया में जाके इस किस्म का क्राइम करता है ताकि उसको लोग ना जानते हो ना पहचानते हो। तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले मशकूक लोगों पर नज़र रखें। कोई आपको लगता है नया टेनेंट आके इलाके में रह रहा है, उसकी इतला पुलिस को दें, क्योंकि ये एज़ पर लॉ बाउंड हैं दोनों, जो रेंट आउट करते हैं और जो उसका ओनर बेसिकली ओनर हो गया वो, और जो टेनेंट है, तो उन्होंने अपने टेनेंट एग्रीमेंट को पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवाना है। अगर कोई क्रिमिनल वहाँ पर हमारे सामने आ जाता है तो हम उनको कस्टडी में लेते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं। बट जहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उस इलाके में ये क्राइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल जो हमने आपके सामने रखी। पुलिस को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश रहे, किस तरह मुल्ज़मान तक रसाई हासिल की, और चूँकि पुलिस का काम है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उनके जान माल को महफूज बनाना, और जब हम पुलिस को ही इख्तियारात से तजावज़ करते हुए और करप्शन करते हुए देखते हैं तो फिर शहरी खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स का काम है शहरियों को लूटना और पुलिस का काम है क्रिमिनल्स को पकड़ना। लेकिन यहाँ पर शहरी दोनों सूरतों में नुकसान उठा रहे हैं। पुलिस इख्तियारात से तजावज़ करते हुए जब दिखाई देती है तो वो बेगुनाह शहरी को भी नुकसान पहुँचाती है, उनसे पैसों का मुतालबा करती है, जो भी उसके पास होता है उसे छीन लेती है। तो जो ऐसी काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई, उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए और पुलिस रूल्स के मुताबिक उनको सज़ा भी दी जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी सारी सूरत हाल जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद हमें बता रहे थे। और अगली एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नई कहानी के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।